दोस्तों, आज फिर से ज्ञान टॉपर्स ट्यूटोरियल के इस चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बिहार बोर्ड 12वीं के लिए हिंदी की एक कविता तिरिछ का अध्ययन करेंगे। समसामयिक हिंदी लेखन में अग्रणी एवं महत्वपूर्ण लेखक उदय प्रकाश, जो इस कविता के लेखक भी हैं, का जन्म 1 जनवरी 1952 के दिन अनूपपुर मध्य प्रदेश में सीतापुर स्थित नामक स्थान पर हुआ था। इनकी माता का नाम गंगा देवी और पिता का नाम प्रेम कुमार सिंह था। इन्होंने बीएससी करने के उपरांत सागर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से हिंदी में एमए किया। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के भारतीय भाषा विभाग में कुछ समय तक अध्यापन भी किया। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे। इन्होंने दिनमान के संपादन विभाग में भी कार्य किया। नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाले संडे मेल में सहायक संपादक भी रहे। वहीं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के टेलीविज़न विभाग में विचार और पटकथा प्रमुख भी रहे। साथ ही इन्होंने टाइम्स रिसर्च फाउंडेशन में पत्रकारिता का अध्यापन भी किया। उदय प्रकाश जी निरंतर स्वतंत्र लेखन, फिल्म निर्माण और अखबारों तथा फिल्मों के लिए लेखन में लगे हुए रहने वाले व्यक्ति थे। पिछले 2 दशकों में समसामयिक हिंदी लेखन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और दिन रात लेखन के कार्य में लगे हुए रहे हैं। रचनाएं जो इनकी प्रमुख हुई उनमें दरियाई घोड़ा, तिरिछ, अंत में प्रार्थना, पॉल गोमड़ा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय के दुख, अरेबा परेबा, मोहनदास, मैंगो सिल आदि प्रमुख हैं। कविता के रूप में संग्रह में सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम आदि प्रमुख हैं। निबंध में ईश्वर की आंख भी इनकी प्रमुख कृति रही है। इनकी अनुवाद कला अनुभव जो थी वो इंदिरा गांधी की आखिरी लड़ाई, लाल घास पर नीले घोड़े, रोमिया का भारत आदि प्रमुख रहा है। फिल्म, टीवी के धारावाहिक और फिल्मों के स्क्रिप्ट लिखने के लिए भी इन्हें जाना जाता है। इनकी जो साहित्यिक विशेषताएं थी उसमें विषय चयन, सीधी सादी भाषा, ताजगी भरे मुहावरों और अनौपचारिक संवेदना के कारण ये बराबर अक्सर पाठकों को आकृष्ट किया करते थे। कविता, कहानी, निबंध, लेख, टिप्पणी, आलोचना और टेलीविज़न, फिल्म आदि के लिए लेखन के तमाम क्षेत्रों में इन्होंने नवीन प्रयोग किए हैं। पिछले 20 वर्षों की श्रेष्ठ हिंदी कहानियों में आधी से ज़्यादा इन्हीं की होगी। इनका साहित्य, तथ्य और कथ्य का विपुल विस्तार लिए हुए है। अब तिरिछ कविता पाठ का सारांश बराबर 12वीं के हिंदी 100 नंबर के छात्र छात्राओं के लिए पूछा जाता है और इस सारांश को हमने संकलित करके यहाँ प्रस्तुत किया है। आप हो सके तो इस सारांश को याद कर लेंगे तो यह आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तिरिछ कहानी का कथानक लेखक के पिताजी से संबंध है। इसका संबंध लेखक के सपने से भी है। इसके अतिरिक्त कहानी में शहर के प्रति जो जन्मजात भय होता है उसकी विवेचना भी इस कहानी में की गई है। गांव में शहर की जीवन शैली का इसमें तुलनात्मक अध्ययन अत्यंत सफलतापूर्वक किया गया है। गांव की सादगी तथा शहर का कृत्रिम आचरण इसमें प्रतिबिंबित होता है। लेखक के पिताजी जो 55 साल के वयोवृद्ध व्यक्ति हैं, उनकी विशिष्ट जीवन शैली है। वह मितभाषी हैं। उनका कम बोलना, हमेशा मुंह में तंबाकू का भरा रहना भी है। बच्चे उनका आदर करते थे तथा उनकी कम बोलने की आदत के कारण सहमे भी रहते थे। घर की आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं थी। एक दिन शाम को जब वे टहलने निकले तो एक विषैले जंतु तिरिछ ने उन्हें काट लिया। उसका विष सांप की तरह जहरीला तथा प्राणघातक होता है। रात में झाड़ फूंक तथा इलाज चला। दूसरे दिन सुबह उन्हें शहर की कचहरी में मुकदमे के तारीख के क्रम में जाना था। घर से वे गांव से ही ट्रैक्टर पर सवार होकर शहर को रवाना हुए। तिरिछ द्वारा काटे जाने की घटना का वर्णन ट्रैक्टर पर सवार अन्य लोगों से करते हैं। ट्रैक्टर पर सवार उनके सहयात्री पंडित रामावतार ज्योतिषी के अलावे वैद्य भी थे। उन्होंने रास्ते में ट्रैक्टर रोककर उनका उपचार किया। धतूरी के बीज को पीसकर उबालकर काढ़ा बनाकर उन्हें पिलाया गया। ट्रैक्टर आगे बढ़ा तथा शहर पहुंचकर लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से उतरकर कचहरी के लिए रवाना हुए। यह समाचार पंडित रामावतार ने गांव आकर बताया, क्योंकि वे लेखक के बाबूजी शाम को घर नहीं लौटे थे। विभिन्न स्रोतों से उनके विषय में निम्नांकित जानकारियां प्राप्त हुई।
ट्रैक्टर से उतरते समय उनके सिर में चक्कर आ रहा था तथा कंठ सूख रहा था। गांव के मास्टर नंदलाल जो उनके साथ थे, उन्होंने बताया। इस बीच वे स्टेट बैंक की देशबंधु मार्ग स्थित शाखा सर्किट हाउस के निकट वाले थाने में क्रमशः गए। उक्त स्थानों ने उन्हें अपराधी प्रवृत्ति तथा असामाजिक तत्व समझकर काफ़ी पिटाई भी की। वे लहूलुहान हो गए। अंत में वे इतवारी कॉलोनी गए। वहाँ उनको कहते सुना गया, मैं राम स्वारथ प्रसाद, एक्स स्कूल हेडमास्टर एंड विलेज हेड ऑफ ग्राम बकेली। किंतु वहाँ उन्हें पागल समझकर कॉलोनी के छोटे बड़े लड़कों ने उन पर पत्थर बरसाकर रही सही कसर निकाल दी। उनका सारा शरीर लहूलुहान हो गया। घिसते पिटते लगभग शाम 6 बजे सिविल लाइंस की सड़क की पटरियों पर बनी मोचियों की दुकान में से गणेशवा मोची की दुकान के अंदर चले गए। गणेशवा मोची उनके घर के बगल के गांव का रहने वाला था। उसने उन्हें पहचाना। कुछ ही देर में उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार इस कहानी के द्वारा लेखक ने सांकेतिक भाषा शैली में आधुनिक शहरों में विकृतियों, विसंगतियों पर कटाक्ष किया है। दूषित मानसिकता से ग्रसित शहरी जीवन शैली तिरिच की तरह भयानक तथा विषैली हो गई है। वास्तविकता की तह में गए बगैर हम दरिंदगी तथा अमानवीय कृत्यों पर उतर आते हैं। लेखक का मंतव्य उद्देश्य निम्नलिखित पंक्तियों से स्पष्ट हो जाता है। इस समय पिताजी को कोई दर्द महसूस नहीं होता रहा होगा, क्योंकि वे अच्छी तरह से पूरी तार्किकता और गहराई के साथ विश्वास करने लग गए होंगे कि यह सब सपना है, और जैसे ही वे जागेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेखक पुनः कहता है, इसके पीछे पहली वजह तो यही थी कि उन्हें यह बहुत अच्छी तरीके से पता था कि वे ठेले सपने के भीतर जा रहे हैं और इससे किसी को कोई चोट नहीं आएगी। इससे कहानी में लेखक का संदेश स्पष्ट परिलक्षित होता है। छात्रों, अब इसके सारांश के बाद कुछ प्रश्न उत्तर जो आपके आगामी परीक्षा के लिए के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे लेखक के पिता के चरित्र का वर्णन करें। यह इनके पिता के चरित्र का वर्णन करने के लिए बराबर पूछता है और ज़रूर पूछता ही है। तो आप लोग इस प्रश्न एवं उत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में निश्चित रूप से नोट कर लें, ताकि आप हिंदी में अधिक से अधिक अंक ला सकें। लेखक उदय प्रकाश के पिता अंतर्मुखी और ग्रामीण संवेदना के व्यक्ति हैं। उनकी मितभाषिता व गंभीरता उन्हें एक रहस्य पुरुष की छवि प्रदान करती है। उनकी संतान कम से कम उन्हें इसी रूप में देखती है। पिता शहर से आतंकित हैं, भरसक वे शहर जाने से कतराते हैं। उनकी सहजता, गंभीरता और गंवईपन के बावजूद बच्चों के लिए वे अभयारण्य हैं। आधुनिकता के उपकरण सहज जीवन बोध पर किस तरह हावी हो गए हैं, इसका पता तिरिच कहानी में मिलता है। लेखक के पिता अपने स्वभाव के अनुरूप स्वयं ही लाचार और दयनीय बन जाते हैं। आज की जटिल जीवन की स्थितियों में सहजता कितनी खतरनाक हो सकती है, लेखक के पिता इससे अनभिज्ञ हैं। अस्तित्व की रक्षा के लिए दृढ़ता आवश्यक है। लेखक के पिता की सहजता उन्हें किसी तरह के प्रतिरोध करने से रोकती है। उन्हें जब धतूरे का काढ़ा दिया जाता है तो वे उसे सहज स्वीकार कर लेते हैं, शायद यह जानते हुए भी कि धतूरा घातक नशीला पदार्थ होता है। लेखक के पिता एक प्रतीकात्मक भूमिका अदा करते हैं। वे कहानीकार के हाथ में एक औजार के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, जिसके माध्यम से वह न्याय व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था में व्यक्त अमानवीयता को उद्घाटित करता है। लेखक के पिता नई परिस्थितियों और जीवन मूल्यों से परिचित नहीं लगते हैं, अतः वे इससे आक्रांत होते हैं। वे मितभाषी व गंभीर तो हैं, पर दृढ़ नहीं हैं। उनके स्वभाव में आक्रामकता नहीं है। शहर में उनके साथ जो कुछ भी अमानवीय व्यवहार होता है, इससे उनकी दयनीयता ही प्रकट होती है। दूसरा प्रश्न हमने लिया है, तिरिच क्या है, कहानी में यह किसका प्रतीक है। तो तिरिच एक बेहद जहरीला जीव है, जिसके काटने से व्यक्ति का बचना नामुमकिन हो जाता है। यह जैसे ही आदमी को काटता है, वैसे ही वहाँ से भागकर किसी जगह पेशाब करता है और उस पेशाब में लेट जाता है। अगर तिरिच ऐसा कर दे तो आदमी बच नहीं सकता। वहीं तिरिच काटने के लिए तभी दौड़ता है जब उससे नज़र टकरा जाए। कहानी में तिरिच मृत्यु का प्रतीक है। जिस भीषण यथार्थ के शिकार बाबूजी बनते हैं, बेटे के सपने में तिरिच बनकर प्रकट होता है। तीसरा प्रश्न हमने लिया है कि अगर तिरिच को देखो तो उससे कभी आंख मत मिलाओ। आंखें मिलते ही वह आदमी की गंध पहचान लेता है और फिर पीछे लग जाता है। फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले, तिरिच पीछे पीछे आता है। यहाँ
क्या यहाँ तिरिच केवल जानवर भर है? यदि नहीं तो उससे आँख क्यों नहीं मिलानी चाहिए? तो उत्तर के रूप में हमने दिया है कि इस पाठ में वर्णित तिरिच संभवतः एक विषैला जंतु नहीं अपितु मानव की हिंसात्मक पाशविक प्रवृत्तियां प्रतीत होती है। यद्यपि तिरिच एक खतरनाक विषैला जानवर होता है जिसके काटने से मनुष्य की प्रायः मृत्यु हो जाती है, किंतु मानव की हिंसक तथा दानवी गतिविधियां उससे अधिक अत्यंत घातक व मर्मांतक और सही पीड़ादायी होती है। उससे मनुष्य घुल कर मौत के मुंह में चला जाता है। कथाकार ने तिरिच से आंख नहीं मिलाने का परामर्श दिया है क्योंकि तिरिच की प्रकृति परस्पर आंखें मिल जाने पर वह अपने शिकार का आक्रमण कर देता है तथा अपने विषैले दांत उसके शरीर में गड़ा देता है। यहाँ पर कहानीकार दुर्जन एवं तिरिच के समान खतरनाक व्यक्तियों से आंख नहीं मिलाने के लिए कहता है। इसका निहितार्थ यह है कि हमें ऐसे व्यक्तियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहिए तथा उनसे किसी प्रकार का पंगा भी नहीं लेना चाहिए, उनसे दूर ही रहना चाहिए। अवांछित व्यक्तियों से ना तो मित्रता अच्छी होती है ना ही शत्रुता। उनसे आंखें मिलाना श्रेयस्कर नहीं होता है। अगला प्रश्न हमने लिया है कि तिरिच लेखक के सपने में आया था। वह इतनी परिचित आंखों से देखता था कि लेखक अपने आप को रोक नहीं पाता था। यहाँ परिचित आंखों से क्या आशय है? तो तिरिच लेखक के सपने में आता था। सपना मनुष्य नींद में देखता है। जागृत अवस्था में सपने नहीं आते, कल्पनाएं आती हैं, भाव आते हैं। कुछ सपने हमारे जीवन की घटित घटनाओं पर आधारित होते हैं तो कुछ कल्पना की उड़ान अथवा आधारहीन होते हैं। लेखक द्वारा कही गई इस उक्ति में संभवतः वैसे मानवीय चेहरों का वर्णन है जो तिरिच की तरह ही क्रूर व उसे परिचित सा प्रतीत होता है। अर्थात वह इस प्रकार देखता है मानो वह उसकी परिचित तथा घनिष्ठ संपर्क वाला व्यक्ति है। अतः लेखक का स्वयं को नहीं रोक पाना स्वाभाविक है। लेखक को उसकी वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, उसकी हिंसक प्रवृत्ति की जानकारी नहीं है। परिचित आंखों का अर्थ है वह व्यक्ति मानो परिचित हो, वह मानवीय दुर्बलता है। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार आत्मीयता से देखता है जैसे वह हमारे निकट संपर्क वाला व्यक्ति है तो स्वभावतः हम उस ओर आकर्षित हो जाते हैं। अतः जब तिरिच को स्वप्न में परिचित आंखों से देखता था तो लेखक उसमें अपनत्व पाता था तथा उस ओर आकृष्ट हो जाता था। पांचवें प्रश्न के रूप में हमने लिया है कि जैसे जैसे वैसे धीरे धीरे मैंने अनुभवों से यह जान लिया था कि आवाज़ ही ऐसे मौके पर मेरा सबसे बड़ा अस्त्र है। दूसरा लिया है कि जैसे जब मेरी फीस की बात आई थी उस समय हमारे पास आखिरी गिलास भी गुम हो गया था और सब लोग लोटे में पानी पीते थे। तीसरा लिया है आश्चर्य था इतने लंबे अरसों से उसके अड्डे को इतनी अच्छी तरह से जानने के बावजूद कभी दिन में आकर मैंने उसे मारने की कोई कोशिश नहीं की थी। और चौथा लिया है कि मुझे यह सोचकर एक अजीब सी राहत मिलती है और मेरी फंसती हुई सांसें फिर से ठीक हो जाती है। इस समय पिताजी को कोई दर्द महसूस नहीं होता रहा होगा। इसकी व्याख्या करने के लिए बराबर पूछा जाता है। तो पहले का हम लोग व्याख्या इस रूप में करेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के तिरिच शीर्षक कहानी से ली गई है। इसके लेखक उदय प्रकाश हैं। इस पंक्ति में विद्वान लेखक ने अपने मन की व्यथा व्यक्त की है। कहानी में तिरिच आतंक का पर्याय बनकर आया है। उसी के कारण लेखक के डरावने सपने आते हैं। यह आतंक शहरी आधुनिकता एवं जीवन दृष्टि का और सत्ता की निरंकुशता का है। एक तरफ आतंक और यंत्रणा से उपजी बेचैनी, तनाव और असहायता का भाव निहित है तो दूसरी ओर शहरी या कहें आधुनिक मनुष्य की संवेदनहीनता और अमानवीयता छिपी हुई है। यही मूल्यों का संक्रमण सर्वाधिक दृष्टिगोचर होता है। परंपरा और आधुनिकता अथवा पुराने और नए द्वंद्व से जहाँ नवीन भावबोध का सृजन हुआ वहीं कुछ विकृतियों ने भी जन्म लिया। संवेदना का क्षरण हुआ। इस क्षरण से अजनबीपन, अकेलापन, घुटन और संत्रास जैसे भावबोध दिए। दूसरे भावबोध के कारण लेखक हमेशा डरा हुआ महसूस करता है। उसे डरावने सपने आते हैं। जब सपने में मृत्यु के करीब होता तो वह जोर जोर से बोलने लगता और दूसरी आवाज़ के सहारे सपने से बाहर निकलता। इस पूरी दुनिया में उसकी आवाज़ ही अपनी थी जो उसे मृत्यु के मुंह में जाने से बचा लेती है। दूसरे का उत्तर हमने दिया है कि हेडिंग तो उसी रूप में रहेगा कि प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 2 से ली गई है। तो उत्तर के रूप में हम लोग इस रूप में देंगे कि उपर्युक्त
संदर्भ में लेखक के घर की और अपनी जीवन की बहुत सी समस्याओं का अंत पिताजी ही करते थे। यह उद्धरण लेखक की आर्थिक समस्याओं को उठाता है, जैसा कि हमारे समाज में होता है। घर की सारी समस्याओं का निपटारा घर के मुखिया पिताजी द्वारा ही होता हो गर्व की बात है। पड़ला तरह पिता ने अपने दायित्व फीस मिलना पुत्र कलह की बदहाली है, आर्थिक कमी को व्यंजित करती है। साथ ही गिलास के गुम होने पर लोटे में पानी पीना आर्थिक तंगी का ही बयान करता है। एक रिटायर्ड हेडमास्टर की चुप्पी उसके घर की बदहाली का ही संकेत देती है, परंतु 2-3 दिन के बाद फीस मिलना पुत्र के लिए गर्व की बात बन जाती है। आखिर किसी तरह पिता ने अपने दायित्व का निर्वाह किया। यह दायित्व का निर्वहन गर्व की बात है, परंतु लेखक द्वारा कहा गया कथन मध्यम वर्गीय जीवन की आर्थिक बदहाली की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करता है। तीसरे का हमने जो व्याख्या प्रस्तुत किया है उसमें लेखक को सपने में तिरिछ आते रहने के कारण कहीं ना कहीं उसमें भय घर कर गया है और इसी कारण इतने लंबे अरसे से उसके अड्डे को इतनी अच्छी तरह जानने के बावजूद कभी दिन में आकर मारने की कोई कोशिश नहीं की। यह आश्चर्य डर का प्रतिरूप था। हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो हमारे मन में घर कर जाती है, जिसके कारण हम हमेशा डरे से रहते हैं। यही डर हमें उसे अलगाती है और यही वजह थी कि सब कुछ जानने के बाद भी उसने मारने की कोशिश नहीं की। जब वही सपने में उसे आने बंद हो गए तो उसने जाकर तिरिछ को जलाया और अपने को विजित महसूस करने लगा। और अंतिम की व्याख्या इस रूप में प्रस्तुत करेंगी। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के तिरिछ शीर्षक कहानी का एक अंश है। इस सारगर्भित कहानी के लेखक उदय प्रकाश हैं। इन पंक्तियों में लेखक अपने पिताजी के विषय में वर्णन कर रहा है। उसके पिताजी शहर में जाकर विभिन्न स्थानों पर वहाँ के लोगों की हिंसक कार्रवाई के शिकार हो जाते हैं। उनको काफ़ी चोटें आती है, वे मरणासन्न हो जाते हैं। उन स्थितियों में भी लेखक एक अजीब राहत महसूस करता है तथा उसकी फंसती हुई सांसें सामान्य हो जाती। वह ऐसा अनुभव करता है कि उसके पिताजी को अब कोई दर्द नहीं होता रहा होगा। वह ऐसा इसलिए सोचता है कि अब उनके पिताजी को ऐसा विश्वास होने लगा होगा कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ वह एक सपना था। उनकी नींद खुलते ही सब ठीक हो जाएगा। पुनः वह यह भी आशा व्यक्त करता है कि उसके पिताजी फर्श पर सोते हुए उसे और उसकी छोटी बहन को देख सकेंगे। लेखक की इस उक्ति में अजीब विरोधाभास है। लेखक के पिता बुरी तरह घायल हो गए हैं, उनकी स्थिति चिंताजनक हो गई है, फिर भी वह आशा करता है कि वे स्वस्थ हो जाएंगे, उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं होगा। वे लेखक तथा उसकी छोटी बहन को फर्श पर लेटे हुए देखेंगे। यहाँ भी लेखक के प्रतीकात्मक भाषा शैली का प्रयोग किया है। संभवतः हिंसात्मक भीड़ द्वारा उनके पिताजी की बेरहमी से पिटाई तथा उनका सख्त घायल होना उनकी विपन्नता, प्रताड़ना तथा त्रासदपूर्ण स्थिति को इंगित करता है। प्रतीकात्मक भाषा द्वारा लेखक ने अपने विचारों को प्रकट किया है। ऐसा अनुभव होता है कि लेखक का इस क्रम में आगे चलकर यह कहना कि और जैसे ही वे जागेंगे सब ठीक हो जाएगा या नीचे फर्श पर सोते हुए मैं और छोटी बहन दिख जाएंगे, लेखक के पिताजी के परिवार की शोचनीय आर्थिक दशा का सजीव वर्णन मालूम पड़ता है। इतने के साथ मैं आप सभी छात्र छात्राओं से यह गुजारिश करूंगा कि जितने भी प्रश्न और उत्तरों को हमने यहाँ पर संकलित करने का प्रयास किया है, आप इन्हें उत्तर पुस्तिकाओं में निश्चित रूप से अंकित कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो आगे आगामी आने वाली परीक्षा में हिंदी 100 अंक की परीक्षा में आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा आशा और विश्वास है। साथ ही साथ आप इस चैनल पर यदि नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। यदि किसी भी प्रकार के प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो आप उन प्रश्नों को कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इन्हीं विशेष आवरण के साथ मैं विवेक दत्त आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। आपकी आगामी परीक्षा की तैयारी अच्छी हो, आप अधिक अच्छे अंकों के साथ पास करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।